ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। अब इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है कंसेप्ट? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट? मतलब चाहे आप किसी भी प्लैनेट पे हो, किसी भी स्पेस में हो, कहीं भी आप किसी भी दूरी पे हो, ऑब्जेक्ट का कोई भी मास हो, आप किसी भी स्पेस में हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू सेम का सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम यहाँ पे अर्थ पे हैं और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देखें, किसी स्पेस के दूसरे ऑब्जेक्ट, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से देखें, तो हमारे और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू इतना ही है। जैसे आप मेरी क्लास में भी बैठे हुए हो, तो आपके बीच में और हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी इतना ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हमने बताया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, हम दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये है फॉर्मूला G m1m2/r²। ये बताता है हम लोगों के बीच में फोर्स कितना है, और हमारे बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इधर जो खींच रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस वैल्यू को उसको दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। ये क्या हो गया? जो हर बॉडी के बीच में फोर्स होता है, हर बॉडी के बीच में ये फोर्स होता है। और एफ क्या बताता है? कि दो बॉडी का फोर्स उसके बॉडी के मास पे और उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और उसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। सिंपल सी बात है। यदि मान लो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये नहीं होता तो क्या ये फोर्स होता? हो पाता? तो ये क्या है हमारा? हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब ये क्या? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या फोर्स होता है? ये रिपल्सिव फोर्स नहीं। जैसे मैग्नेट में आपने क्या देखा? उसमें अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी है। ये रिपल्सन क्यों हुआ? सेम पोल, तो रिपल्सन भी है और अट्रैक्शन भी है। लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल क्या है? अट्रैक्शन है। जैसे आप मेरे क्लास में बैठे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास हो, जिसका क्या हो? मास हो, उसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसका वैल्यू कितना है? इंटू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो हमने बताया इसका वैल्यू को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। भाई दिस कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो हमने बताया आपको कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेज ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेज ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। बॉडी का मास कुछ भी हो, जैसे आपको हमने बताया कि मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो, तो हमारे मास आपका मास अलग है ना, तो हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे चेयर है, इसका ही मास होगा नहीं, तो हमारे चेयर के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही है। हाँ, फोर्स अलग चीज़ है। फोर्स क्या है कि हाँ, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, लेकिन हम लोग बीच में फोर्स कितना होगा वो ये बताएगा, ये फॉर्मूला बताएगा। हाँ, F = G m1m2/r²। मतलब हमारा मास कितना है, हम लोग की दूरी कितनी है, और हम लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना जो वैल्यू फिक्स्ड है वो, तो उसका जो वैल्यू मिला के जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं वो होता है F = G m1m2/r²। वो ये बताएगा। F क्या बता रहा है आपको? दो बॉडी के बीच का फोर्स कितना है, और G क्या है? किसी भी दो बॉडी के बीच में, किसी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो आपसे हम पूछे कि कैपिटल G एंड F का आप क्या डिफरेंस समझते हो, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, F क्या? दो बॉडी के बीच का फोर्स, दोनों बॉडी के मास और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। लेकिन G क्या है? G ये है कि कोई भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे और आप, या मान लो हम यहाँ हैं और मून है, तो हमारे मून के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही होगा। तो हमारे आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही। अब बताओ, आपका मास और मून का मास में अंतर है ना, लेकिन क्या मास पे डिपेंड किया? मास पे डिपेंड नहीं किया। क्या यहाँ पे बुक्स रखा हुआ है? नहीं, तो आपका मास अलग है, बुक का मास क्या होगा? तो इसके बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सेम ही रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल G को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैपिटल G क्या हुआ?
force of attraction between any two bodies, and the value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and this value is called universal constant. अभी आप समझे या नहीं समझे? क्या समझे बताओ फिर से मुझे। एफ कैपिटल जी कि एफ, अच्छा एफ क्या बताता है? बीच का फोर्स कितना होगा, और डिपेंड करता है किस पे? और डिस्टेंस पे, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। और जी क्या होता है? ठीक, अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन टू बॉडीज, जो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो दिखता नहीं है लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं। अब आप देखो इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो अर्थ, तो अभी जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि कोई बॉडी अगर मोशन में हो तो उसको क्या चाहिए? एक बॉडी को अगर मोशन में रखना हो तो क्या चाहिए? एक बॉडी मोशन में कैसे आएगा? एक बॉडी मोशन में कैसे आएगा? एक बॉडी रेस्ट में है, उसको हमको मोशन में लाना है। हाँ, यही पूछ रहे आपसे, यदि एक बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है, अगर उसको मोशन में लाना हो तो वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स। अब सवाल ये है कि हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, तो अर्थ सन के चारों ओर क्यों घूम रहा है? फोर्स लगा रहा है, वेरी गुड। और फोर्स हमें कौन लगा रहा है? सन। अब सन क्यों लगा रहा है? तो सिंपल सी बात है, जिसकी मास ज़्यादा होगा उसको क्या करे? वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे तुम्हारे पास पावर हमसे कम है और मेरे पास पावर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? तुमको अपनी तरफ खींचेंगे ना। वही बात सेम बात यहाँ भी है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? उसको ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो सन का मास क्या है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करता है? सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सन और अर्थ का डिस्टेंस भी क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो उसको पूरी तरह से खींच सकता है। वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है। वो हम लोग आगे भी समझेंगे कि किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपने इतना बात समझ में आया? हमने आज क्या पढ़ा कि हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल, क्या ऐसे हिंदी में कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, किसी भी के बीच में हो सकता है। और यह फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। ये फोर्स क्या है? वीकेस्ट समझते हो? सबसे कमज़ोर फोर्स है ये। अगर आप जैसे आकर अपना जैसे क्लास में बैठे हुए हो, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोगों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या बोल रहे बार बार? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपको हम क्यों नहीं खींच पा रहे, या आप हमको क्यों नहीं खींच पा रहे? यदि आपका मास हमसे ज़्यादा है तो आप मुझे खींचना चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं खींच पा रहे एक दूसरे को? आपका भी तो मास है, हमारा ही मास है। हमारे सामने ये स्टैंड रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है ना, ये बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमारे बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे को खींच पा रहे? यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जी का जो वैल्यू आप देखो कितना लिखा हुआ, 10 to the power minus 11। और इसको नीचे ले जाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 11 जीरो। और इस 6.67 को 11 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 0.0000000, मतलब इतना वैल्यू, मतलब बहुत वैल्यू क्या जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब जी का जो वैल्यू है, कैपिटल जी का जो वैल्यू है, काफ़ी क्या है? स्मॉल वैल्यू है, जिसकी वजह से क्या होता है? लोड मास से जिसका होता है उसमें चीज़ फील नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे हेवनली बॉडीज हो, जहाँ पे क्या हो, जैसे प्लैनेट्स, वहाँ पे चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे। फॉर एग्जांपल अर्थ, तो अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आपने देखा हो अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर, सी वाटर और मून के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? टाइड्स बनता है, वहाँ पे है ना टाइड्स, ठीक है। जैसे नदी फ्लो होता है, नदी क्यों फ्लो होता है? तो सिंपल, अगर कोई चीज़ फ्लो हो रहा है, यदि कोई चीज़ मोशन में, तो वहाँ पे एक फोर्स होगा। इसका मतलब ग्रेविटी खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ का ग्रेविटी, ठीक है। जो भी आप चीज़ देख रहे हो, ठीक है, धरती में जो भी चीज़ मूव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या ना कोई फोर्स है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? क्या आपने समझा यहाँ पे? हमने आपको यहाँ पे समझाया कि हमारे आपके बीच में फोर्स फील नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे फील करते हैं? जहाँ पे हेवनली बॉडीज हो। हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके समझेंगे कि किस तरह के लोड, जिसका बॉडी का मास बहुत कम होता है, उसमें आपका जो फोर्स होगा काफ़ी वैल्यू कम आएगा, तो उस फोर्स को हम लोग फील नहीं करते हैं, मतलब वो फोर्स काफ़ी होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब जहाँ पे क्या हो, हेवनली बॉडीज हो,
उस हाँ वहाँ पे ये चीज़ को आप फील करोगे। हमने एग्जांपल दिया अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि वो लोग क्या है, अब सिंपल सी बात है, अगर समुद्र के अंदर टाइट्स बन रहा है, उसकी जो सी वाटर होता है क्या होता है, ऊपर तब राइज करता है, तो ऊपर राइज क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण तो ना चाहिए ना। तो कारण क्या, अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर। अब उसमें सी वाटर से लार्ज तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सी वाटर जो हमारी धरती पे है लगभग 75% वाटर है। कितना परसेंट है, 75%। तो एक बहुत बड़ा एरिया ना हो गया, इसलिए वहाँ पे चीज़ फील करते हैं, इस चीज़ को वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमारे आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इतना फोर्स नेगेटिव होता है जिस वजह से हम लोग फील नहीं करते। अगर ये फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट तो हम लोग तुरंत चिपक जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, नहीं। लेकिन अच्छा है कि ये फोर्स वीकेस्ट है, इसलिए आप वहाँ बैठो और हम यहाँ बैठ के आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आया। तो आपने आज क्या क्या समझा आज से क्लास में, व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ, बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, इन दिस, हम सिर्फ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, केवल प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं। प्लैनेट्स यूनिवर्स समझते हो ना, आप प्लैनेट समझते हो ना, जैसे अर्थ एक प्लैनेट हुआ, अर्थ क्या हुआ, इसका एक सोलर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, नहीं, जिसमें स्टार्स भी, जैसे आप यहाँ हो और स्टार्स, तो आपके बीच में और स्टार्स के बीच में भी अट्रैक्शन कितना है, सेम ही रहेगा। आपने बता दिया। तो जिसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हम बताइए, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये वैल्यू क्या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत वैल्यू छोटा होता है, जिस वजह से हम लोग फील नहीं करते हैं लोअर बॉडीज़ के लिए, जिसका मास बहुत लो हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कहाँ पे इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पे हेवनली बॉडीज हो। हमने बताया कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स निकालते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला दिया, क्या, F=G m1m2/r², और इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने इसका डिफाइन बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। Every object in the universe attracts another object with a force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their distance from their centers. F is directly proportional to the product of their masses and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको जब 1 बाई आ जाएगा इसको बोलते हैं इन्वर्सली, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर्स, ठीक है। इसको कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा, और इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट हमारा कौन सा है, जी है, और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये कैसा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना है, और ये वैल्यू किस किस पे डिपेंड नहीं करता, ये वैल्यू को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ, ये बॉडी के मास पे डिपेंड, दूसरा ये बॉडी के डिस्टेंस पे डिपेंड, और तीसरा ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मीडियम। जैसे मान लो हम लोग अर्थ पे हैं, या हम लोग किसी और सिस्टम पे, सोलर सिस्टम में चले जाएं, या हम लोग कहीं स्पेस में चले जाएं, तो उसके नेचर मीडियम में भी डिपेंड नहीं करता। जब मीडियम में डिपेंड नहीं करता है, जब हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जब हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो जी का मान क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर ये बॉडी का मास पे डिपेंड करता तो वैल्यू का जी चेंज होता रहता, लेकिन ना मास पे डिपेंड कर दिया, ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता, ना ही नेचर ऑफ मीडियम, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, फिक्स्ड होता है। तो ये तो समझ आया ना कि ये हम लोग न्यूटन ने बताया कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट नेम इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगर लिख दे ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। यहाँ तक समझ में अच्छे से आया। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ये नेचर में फोर्स नहीं हो तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, अगर ये फोर्स है तो इसका प्रभाव क्या है। इम्पोर्टेंस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या महत्व है हमारे इस धरती पे। तो पहला है कि आप देखोगे हमारा पैर क्या है, ग्राउंड से है, ग्राउंड से सटा हुआ है,
क्या हम एयर में है क्या? हमारा बॉडी एयर में है क्या? मतलब हमारा जो ग्राउंड, हमारा जो फीट है वो ग्राउंड से टच में है। लेकिन आप चले जाओ किसी और स्पेस पे, जैसे मून पे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वहाँ पे, वो क्या होते हैं, स्पेस में होता है, हवा में होता है ना? क्यों ऐसा होता है? बहुत कम है, हाँ, अर्थ से 6 गुना कम है, अर्थ से कम है मून का ग्रेविटी। तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हवा में होता है। इसका मतलब हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है, अर्थ से बांध के रखता है। बांध करने का मतलब नहीं कि पैर हाथ बांध दिया, बांधने का मतलब कि हमारा पैर ज़मीन से सटा हुआ रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, पहला। दूसरा कि हमारा मून और मून और सी वाटर के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से टाइड्स बनता है। ठीक है, फिर हमने जाना कि हमारा मून और अर्थ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सन और मून के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, नहीं, टाइड्स बनने का, अर्थ के रिवोल्यूशन का। ठीक है, ये सब का इंपॉर्टेंस किस वजह जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाता है। और भी अगर हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमता नहीं तो क्या होता है, एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही तरह का क्या होता है, मौसम होता है, जानते हो ना? तो ये जो फोर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फोर्स नहीं होता, अर्थ अपने एक्सिस पर नहीं घूमता, अर्थ सन के चारों ओर नहीं घूमता, तो आप जानते हो अर्थ जब सन के चारों ओर घूमता है तो क्या होता है, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। जैसे अभी गर्मी है ना, अभी समर का टाइम चल रहा है, सितंबर मंथ है, लेकिन क्या होगा, फिर धीरे धीरे ठंडा आएगा, है ना? तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन, रोटेशन की वजह होता है, डे और नाइट होता है, ठीक है, जो 24 घंटे का होता है। लेकिन ये वजह से क्या होता है, हाँ, उसका वेदर चेंज होता है। तो मतलब कितना इम्पोर्टेंस है ना? और भी जैसे नदियाँ बहती है, तो नदी किसकी वजह से बहती है, फोर्स की वजह से बहती है, नहीं, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ में आया यहाँ तक? चलो, तो आज की क्लास में हमने ये समझ सका कि ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है।